हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम न्यू पैटर्न जो हमारी न्यू पीडीएफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर थी उसके रिलेटेड हम 150 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं फिर से बता दूं 150 क्वेश्चन करेंगे तो पूरी की पूरी क्लास आपको देखना जरूरी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी कैन शेयर आउट थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू। हम डैश के माध्यम से अपने विचारों, यहाँ पे देखो थॉट्स यानी कि सोच विचार बोल सकते हैं, विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन, रीडिंग, वॉचिंग या फिर हेयरिंग। हम किसके माध्यम से अपने थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स को साझा कर सकते हैं? तो क्या होगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपने थॉट्स को साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी। प्रभावी संचार की आवश्यकता है। प्रभावी संचार की आवश्यकता है इसमें सिंपल, क्लियर, कंप्लीट, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? प्रभावी संचार में देखो एक तो जो संचार है वो सिंपल होना चाहिए, सरल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल बोल सकते हैं, साफ होना चाहिए, कंप्लीट, पूरा होना चाहिए। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? संचार का एक प्रकार नहीं है। तो देखो संचार हम कर सकते हैं मौखिक, अमौखिक, विजुलाइज करके, ठीक है। सौरो, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन डी, ये हमारे कम्युनिकेशन के अंडर में नहीं आता है, कम्युनिकेशन का एक प्रकार नहीं है। नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इश्यू विद हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। नित्या अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, यह किस प्रकार का संचार है? अब वह अपने टीममेट्स के साथ संचार करना चाह रही है, तो संचार वो कैसे करेगी? तो आपस में मिलके ही तो करेगी, ठीक है, मुंह से ही तो बात करके करेगी। तो ये किस प्रकार का संचार होगा? तो ये होगा वर्बल, यानी कि मौखिक ये संचार कहलाएगा। The way we sit, our facial expression and body language show dash communication. हम जिस तरह से बैठते हैं, हमारे चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा डैश संचार दर्शाती है। मतलब हमारा जो बैठने का पोजीशन है, हमारे जो बैठने का पोजीशन है वह हमारे चेहरे के हाव और शारीरिक भाषा किस प्रकार के संचार को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है नॉन वर्बल, राइट, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ। मौखिक संचार डैश का उपयोग है। इनमें से मौखिक संचार हम कैसे कर सकते हैं? साइन से तो नहीं होगा, ये तो अमौखिक हो जाएगा। शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम मौखिक संचार करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के रूप हैं। मौखिक संचार के रूप इनमें से क्या है? लिखा हुआ, बोला हुआ या फिर दोनों या फिर सीखना। तो क्या होगा? बोथ ए एंड बी। मौखिक संचार देखो लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, राइट। क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू। स्पष्ट संचार डैश की ओर ले जाता है। जो स्पष्ट संचार है, क्लियर कम्युनिकेशन है, वो किसकी ओर ले जाता है? तो वह ले जाता है हमारे फास्टर वर्क की ओर। भाई क्लियर संचार होगा, हर चीज समझ में आएगी तो काम और तेज होगा, ठीक है, कोई रुकावट नहीं होगी तो जो काम है वो तेजी से होगा। सीता इज स्पीकिंग, Sita is speaking to her customer to understand how to improve her business. What type of communication is this? सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए। यह किस प्रकार का संचार है? अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात करिए। देखो यहाँ पे बात करना हुई है, यहाँ पे कोई जो अमौखिक वाला है, जो इशारों वाला है, ये बात, ये इसमें मेंशन नहीं किया गया। इसमें बोला गया है कि वह बात कर रही है अपने ग्राहकों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये किस प्रकार के संचार है? तो सभी जानते हुए बात कर रही है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मुंह से बात कर रही है, शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो ये होगा मौखिक संचार। राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फोन पर ही बात करते हैं, यह किस प्रकार का संचार है? राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फोन पर बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकली आमने सामने खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, बस फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का संचार कहलाएगा? तो ये संचार तो देखो आपको वर्बल कम्युनिकेशन ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मुंह से बात कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग करके बात कर रहे हैं, तो ये भी मौखिक संचार का ही एक उदाहरण हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। इससे बाहर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ नहीं आ रहा, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और ये क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा होगा, जो भी क्वेश्चन पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़ी होगी, कुछ भी पढ़ा होगा आपने,
तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास में, तो पूरी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पर इन क्वेश्चंस को और क्लासेस को मैं आज लेकर आई हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, लेटर इज द फॉर्म ऑफ डेस्क कम्युनिकेशन। पत्र डेस्क संचार का एक रूप है। पत्र होता है वह संचार का एक रूप होता है, नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन या टेलीफोन। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है इसका आंसर। जो पत्र है उसमें देखो कोई शब्दों का प्रयोग तो होता है लेकिन उनको बोला नहीं जाता है, तो ये जो संचार है ये होगा किस प्रकार का, लिखा हुआ, राइट, लिखा हुआ। अमौखिक देखो क्या होता है, जैसे इशारों में बात करना, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें होती हैं, उसमें क्या होगा, रिटन, लिखा हुआ संचार का एक रूप है। अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर डेस्क पर्पस। एक औपचारिक पत्र का उपयोग डेस्क प्रयोजनों के लिए किया जाता है। एक औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र समझ तो एप्लीकेशन अगर किसी को लिखना है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है या फिर अपने किसी बड़े स्टाफ को लिखना है, तो उनको अगर लिखना है तो ये कहलाता है औपचारिक पत्र। तो ये औपचारिक पत्र हम किसको लिखेंगे, अपने अधिकारी को ही तो लिखेंगे। आधिकारिक तौर पर हम औपचारिक पत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑफिशियली। रेग इन द लेटर मीन्स, अक्षर में रेग का अर्थ क्या है, ऑप्शन पढ़ोगे, REG, ठीक है, रिगार्डिंग, ऑप्शन ए, के बारे में, रिगार्डिंग। Next, Tom received a letter, but it did not have any detail of who sent it. The letter was missing the dash address. टॉम को एक पत्र मिला लेकिन इसमें उसका कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा है। पत्र में डैश का पता गायब था। अब एक बात इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने इनको इन क्वेश्चंस को कराया था बहुत ही अच्छे से समझाया था, इसमें शायद आपको ऐसा ना हो पाए। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगी, मैंने बोला ना रिवीजन है, केवल क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर बताऊंगी। ये देखो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन उसको मैं समझा देती हूँ कि ये जो टॉम है, टॉम को एक पत्र मिला है, ठीक है, टॉम को एक लेटर मिला है, तो जिसने लेटर भेजा है, ठीक है, आपको पत्र मिलेगा, बाई पोस्ट मिलता है, तो वहां पर जो लेटर भेजता है उसका एड्रेस वगैरह, नाम और एड्रेस लिखा होता है, जो कि इस पत्र में था गायब, ठीक है। तो पत्र में किसका पता गायब था, पत्र में किसका पता गायब था, जो भेजने वाला है। अब भेजने वालों को क्या कहा जाता है, तो भेजने वालों को कहा जाता है सेंडर। सेंडर। अब कोई बता सकता है कि टॉम कौन है, टॉम रिसीवर है, ग्रीटिंग है, सब्जेक्ट क्या है, टॉम क्या है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना। इसका आंसर क्या है, सेंडर। किसका पता गायब था, प्रेषक का जो पता है वो गायब था, जिसने पत्र भेजा है उसका पता ही गायब था, तो जो पत्र भेजने वाला है वो कौन है, वो है सेंडर, ठीक है। और टॉम कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ही थॉट of writing a cover letter to the company, but his friend suggested to attach dash with the cover letter. सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, उन्होंने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ डैश संलग्न करने का सुझाव दिया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको और रीचेक करना है। जब आप सारे आंसर्स दे लें उसके बाद आपको रीचेक करना है, ठीक है, क्योंकि हो जाता है ऑप्शन कभी इधर उधर हो जाता है, जल्दबाजी आपको, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, लेकिन आंसर हमारे हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको रीचेक जरूर कर लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देने हैं, उसके बाद रीचेक कर लेना है, ठीक है। ये आपको देखो क्वेश्चन जो है ये बड़ा देखने को मिल रहा होगा। सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, उन्होंने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ डैश संलग्न करने का सुझाव दिया। दोस्त ने क्या संलग्न, क्या अटैच करने का सुझाव दिया, वाउचर, लीव, फॉर्मल या फिर रिज्यूम। देखो रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम होता है एक प्रकार का बायोडेटा, ठीक है, बायोडेटा। अब भाई बायोडेटा जो कंपनी के पास जाएगा आपका बायोडेटा, तो डेफिनेटली वो आपसे संपर्क करेगी, हाँ इसका बायोडेटा अच्छा है। बायोडेटा में क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी बायोडेटा में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कौन सा, अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है, नहीं है, यहाँ पर देखना है, नहीं है, कौन सा नहीं है, ईमेल, आई कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आंख है, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे नॉन वेरेबल का प्रकार नहीं है, तो वो क्या है, वो है ईमेल, ठीक है, ईमेल। अमौखिक देखो आंख से संपर्क, आई कॉन्टेक्ट मतलब आंखों से इशारे टाइप से करना,
हाथों की हलचल, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे तो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। जो ईमेल है ये हमारा इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है शाउटिंग सो वी आर एंग्री, टॉकिंग वेरी स्लोली सो वी आर टायर्ड और स्लीपी, वी आर टायर्ड और स्लीपी। व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस? चिल्लाने से पता चलता है कि हम गुस्से में, बिल्कुल बात सही है कि चिल्लाने से पता चलता है कि हम गुस्से में हैं। बहुत धीरे धीरे बात करना दिखाता है कि हम थके हुए हैं या नींद में। समझ गए इतना? अशाब्दिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है? अशाब्दिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है? अब देखो यहाँ पे आ रहा है कि गुस्से में तेज चिल्लाना, चिल्लाने की बात आ रही है, और यहाँ पे बहुत धीरे धीरे से बात करने की बात आ रही है। यानी कि हम बोल ही तो रहे हैं, यानी कि हमारा जो आवाज का लहजा यही तो दर्शा रहा है चीजों को। हम चिल्ला रहे हैं तो हम गुस्से में, हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो हम थके हैं। तो ये हमारा जो आवाज का लहजा है यही दर्शा रहा है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे आप हो और मैं हूँ, लेकिन हम लोगों के देखो बीच की दूरी कितनी है, बहुत दूर है। आप कहीं और बैठे होगे, हम कहीं और बैठे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, एक चैनल से जुड़े हैं, ठीक है। तो हम लोगों की ये दूरी है, ये क्या कहलाएगी? ये डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस ही तो है, दूरी ही तो है, ठीक है। क्या होगा? स्थानिक दूरी। क्या कहलाएगी? स्थानिक दूरी कहलाएगी। Samuel meets his co-worker Jerry every day in office. When we are with a co-worker, we should not stand or sit next to him. सैमुअल हर रोज ऑफिस में अपने सहकर्मी जेरी से मिलता है। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने डैश खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। हमारा जो सहकर्मी है, हमें उसके साथ या उसके सामने खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। किस तरीके से? टू क्लोज, वेरी फार, मिनिमम डिस्टेंस या फिर नेवर। तो हमें जो हमारा सहकर्मी है जेरी है, उसके साथ हमें बहुत ही पास खड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड सी नॉट डू? चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं करना चाहिए। चेरी साक्षात्कार के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो देखो भैया, औपचारिक कपड़े तो पहनने चाहिए, जिस तरीके से जहाँ जैसा देश वैसा वेश, आपने सुना होगा, ठीक है। तो कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसी हिसाब से कपड़े पहने, शादी में जा रहे हैं उसी हिसाब से कपड़े पहनेंगे, बर्थडे में जा रहे हैं उसी प्रकार के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा मेकअप या परफ्यूम लगाएं, उसका बायोडेटा लें या फिर साफ कपड़े पहने। तो ये तो देखो होगा, बायोडेटा तो इम्पोर्टेंट है ही, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो बायोडेटा इम्पोर्टेंट है, साफ कपड़े भी इम्पोर्टेंट है, औपचारिक कपड़े भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा मेकअप और परफ्यूम ये हमें बचना चाहिए। हमें यहाँ पर चेरी को बचना चाहिए। यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों से किस प्रकार से बात करते हैं? आपने कभी सुना है कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हो हेलो कैसे हो, खाना खाया, और सब बढ़िया, आप करके बात कर रहे हो, ठीक है, एकदम फॉर्मल तरीके से। तो हम अपने दोस्त से कभी इस तरीके से बात नहीं करते कि आप कैसे हो, ठीक है, राइट। तो हम अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं? अनौपचारिक, अनफॉर्मली, ठीक है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? देखो, संचार आपका हो सकता है मौखिक, अमौखिक, लिखते हुए। ड्राइविंग आपका जो है वो आपका कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट। औपचारिक संचार का उपयोग डैश में किया जाता है। औपचारिक संचार का उपयोग कब कहाँ किया जाता है? अब यहाँ पे देखो फॉर्मल की बात आ रही है, तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, देखो फ्रेंड से तो अभी हमने पढ़ा, घर में हम इतने फॉर्मल नहीं रह पाते हैं, मम्मी पापा थोड़े बहुत होते होंगे लेकिन इतने नहीं, पार्टी में भी नहीं। वर्क प्लेस, जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे को वर्कर्स होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, इन सभी से हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। वर्क प्लेस, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है, सिंपल लग रहे होंगे, ये बात क्लियर है, लेकिन आपको इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है पूरी है। तो ये तो बात क्लियर है कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं, आपको आंसर भी पता है, ये रिवीजन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिवीजन है। तो पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको देखना, पूरी क्लास देखिएगा। 150 प्लस क्वेश्चंस करेंगे हम आज की क्लास में। क्वेश्चन है, विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू डैश हिमसेल्फ फर्स्ट। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले, उसने पहले खुद को डैश कराना पड़ा।
विनोद अपने कार्यस्थल पर, विनोद जो है वो अपने ऑफिस गए और वहां पर देखा कि अरे नए मैनेजर आए हुए हैं। अब नए मैनेजर आए हुए हैं तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा कि माई सेल्फ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ। आप अपना नाम बताएंगे तो आप मैनेजर को अपने क्या करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, अपना परिचय दोगे। ठीक है, मैनेजर नहीं पूछेगा, आप खुद जाओगे, आप अपना परिचय दोगे। मैनेजर अपना परिचय नहीं देगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो मैनेजर जो है वो आपको पोस्ट में, पद में बड़े हैं, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन थ्रू डेस्क। विचारों का आदान प्रदान डेस्क के माध्यम से होता है। विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है भाई? जब हम बात करेंगे तभी तो हम एक दूसरे के विचार समझ पाएंगे, राइट। कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट मेनली थ्रू, संगठन मुख्य रूप से डेस्क के माध्यम से संवाद करते हैं। जो संगठन है वो मुख्य रूप से किस माध्यम से संवाद करते हैं? लेटर्स, ईमेल्स, प्रोजेक्ट या फिर अनफैमिलियर वर्ड्स। तो जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग उनका मुख्यालय होता है, अलग अलग ऑफिस होते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि वो मीटिंग ही करें, ठीक है, एक जगह हॉल में मीटिंग हो, यही तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाई ईमेल का जमाना हो गया है। लेटर तो भैया देखो पता नहीं कब डाकिया जाएगा, कब आएगा, कब आप तक पहुंचेगा। तो जो ईमेल है मोस्टली इसी के द्वारा, ईमेल के द्वारा ही कम्युनिकेशन जो है हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। Visu has to send some secret official documents to his manager. How should he not send it? विसु को अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, उसे इसे कैसे नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैसे नहीं भेजना चाहिए। अब वो कैसे नहीं भेजेगा? देखो सबसे सिंपल तो है कि वो ईमेल कर दे, ठीक है, स्पीड पोस्ट कर दे, सीधे अपने मैनेजर से मिले और दे दे। सबसे सिक्योर तो यही है कि वो सीधे अपने मैनेजर से मिले और उन्हें दे दे। व्हाट्सएप जो है ये उसे ऐसे ना भेजे। व्हाट्सएप देखो बहुत ये सिक्योर नहीं है। व्हाट्सएप, ईमेल आपका सिक्योर हो सकता है, स्पीड पोस्ट आपका सिक्योर होता है, और सीधे डायरेक्ट मिलके ही दस्तावेज दे दो, ये तो बहुत ही सिक्योर है। तो कैसे नहीं भेजना चाहिए? व्हाट्सएप के द्वारा नहीं भेजना चाहिए। डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड, अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं, उसे डेस्क कहा जाता है। अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अब देखो एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा टीम वर्क, राइट, टीम वर्क। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्क बेस्ट डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। डेस्क की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। डेस्क की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है, तो वो है तालमेल। भाई तालमेल होगा, लोगों में तालमेल होगा, वर्कर्स में तालमेल होगा, तभी तो अच्छा काम होगा, राइट। तो तालमेल होगा, तो तालमेल जो है वो टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। शेयरिंग विल हेल्प्स एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड डेस्क, साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी। और डेस्क साझा यानी कि हम कोई बात शेयर कर रहे हैं, विचार आदान प्रदान हो रहा है, तो ये सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद करते हैं। तो ये कैसी होगी? प्रेरित करेगा, हमें प्रेरित करेगा। नेक्स्ट है राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश द ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिंपल है, समझने की कोशिश करेंगे आप इसका आंसर दे जाएंगे। राम, विनय और संदीप, ये देखो तीन लोग हैं, राम, विनय और संदीप, भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचार साझा कर रहे हैं, तो विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे देखो विनय अपने विचार साझा कर रहे हैं, तो राम और संदीप को क्या करना चाहिए? यहाँ पे राम है, तो देखो तीन लोग हैं, राम, विनय और संदीप। अब विनय तो अपना विचार साझा कर रहे हैं, अपना कोई सजेशन दे रहे हैं, तो राम और संदीप को क्या करना चाहिए? लिसन एक्टिविटी, सक्रियता से सुने, खेलने, स्कूल के चारों ओर जाएं, या फिर कोई नहीं। क्या होगा भाई? अब विनय अपना विचार साझा कर रहे हैं, तो राम और संदीप को बहुत ही ध्यान से केयरफुली उसको सुनना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करें या फिर ना। ये होगा इसका आंसर। टीना एंड लायरा टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट, व्हाट शुड बोथ द टीम टू डू फिनिश द प्रोजेक्ट। सेम टाइप का क्वेश्चन है। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही है। यहाँ पे दो लड़कियां हैं, टीना और लायरा। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? तो दोनों टीमों को भैया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिसको जो काम मिला है वो उन्हें अपना काम करना है और बेस्ट देना है, तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, जिम्मेदारी साझा करें। आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। दो समूहों के बीच बहस या असहमति लोगों को डैश कहा जाता है। दो लोगों के बीच बहस या असहमति क्या होगा? लोगों के बीच क्या होगा? फिर क्या होगा भैया? अगर बहस होगी दो समूहों के बीच, यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है, यहाँ पे तो दो समूहों की बात हो रही है। दो समूहों के बीच बहस या असहमति लोगों को डैश कहा जाता है, तो ये तो कहा जाएगा क्या? टकराव कहा जाएगा। अब भाई बहस जहाँ होगी, जहाँ असहमति होगी, तो वहाँ पर टकराव होना निश्चित है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स, संघर्ष आमतौर पर डैश पैदा करता है। जो संघर्ष होता है वो आमतौर पर क्या पैदा करता है? नेगेटिव इमोशंस ही तो पैदा करता है, राइट? नकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स इन वर्कप्लेस इफेक्ट्स, कार्यस्थल पर संघर्ष डैश को प्रभावित करता है। कार्यस्थल पर संघर्ष डैश को प्रभावित करता है। एबिलिटी टू वर्क, गेट मोर सैलरी, क्लीन द ऑफिस या फिर कॉमन, क्या होगा? काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। जेम्स had to meet his team members Suraj, Reena and Nagma on Friday. James called Suraj and Reena, but he did not inform Nagma. This is an example of, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे और इसका आंसर भी आप दे पाएंगे। डैश, शुक्रवार को जेम्स, ये डैश इसका है भैया क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, शुक्रवार को जेम्स को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया, लेकिन उसने नगमा को उसकी जानकारी नहीं दी। यह डैश का एक उदाहरण है। भाई जेम्स को मिलना था किससे? सूरज, रीना और नगमा से। तो भाई जेम्स ने तो सूरज और रीना को तो बुला लिया, लेकिन नगमा को नहीं बुलाया। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है भाई पुअर कम्युनिकेशन का। पुअर कम्युनिकेशन, खराब संचार का उदाहरण है। निगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को डैश कहा जाता है। हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को डैश कहा जाएगा, तो ये कहलाएगा आलोचना। क्या कहलाएगा? आलोचना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जरूर कमेंट करोगे कि मैडम जी आप बीच बीच में बहुत बातें करती हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आप हमारे बारे में नकारात्मक बोल रहे हो। अब ये आप क्या कर रहे हो? मेरे प्रति आप मेरी आलोचना कर रहे हो, ठीक है, मेरी आप आलोचना कर रहे हो, इतना समझ गए? ठीक है, क्या कहलाएगा? नकारात्मक टिप्पणियाँ जो होती हैं उनको हम आलोचना कहते हैं। आप मेरे बारे में नकारात्मक टिप्पणी करोगे तो मैं कहूँगी कि भाई हाँ मेरी आलोचना हो रही है। आप मेरे बारे में अच्छे कमेंट करोगे तो मैं कहूँगी कि हाँ मुझे अप्रिशिएट मिल रहा है, मुझे प्रशंसा मिल रही है मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो नकारात्मक टिप्पणियों को क्या कहा जाता है? आलोचना। इफ अ पर्सन रिसीव्स हार्श, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म, दे फील वेरी अनहैप्पी। व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस? यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो वे बहुत दुखी महसूस होते हैं। बिल्कुल बात सही है। यह किस प्रकार की आलोचना है? भाई कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत ही कठोर और अनुचित और नकारात्मक आपको बात बोलता है तो आप डेफिनेटली आप दुखी होंगे। तो ये जो आलोचना है यह किस प्रकार की है? तो ये जो आलोचना है यह है आपकी अनफेयर क्रिटिसिज्म, अनुचित आलोचना। ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन डैश एंड डैश टू द पर्सन। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति डैश और डैश रहना चाहिए। आलोचना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, सामने वाला कर रहा है, तो हमारा काम है, मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या कहूँ? मैं क्या हूँ? शांत हूँ और सुनूँ। ठीक है, शांत रहूँ और सुनूँ। जैसे आप मेरे बारे में गलत कमेंट करोगे तो मैं क्या करूँगी? शांत रहूँगी और सुनूंगी कि हाँ भाई ये बोल क्या रही है, इसमें कितनी सत्यता है, राइट? तो कैसा, अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपके बारे में खरी खोटी बोल रहा है, तो आप शांत रहिए। ठीक है, शांत रहिए और ध्यान से सुनिए और मौका आने पर जवाब दीजिए। प्रिया रिसीव्ड constructive helpful criticism for her manager about her latest project. What should she do? प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक आलोचना मिली, क्या करे? वह क्या करेगी?
ठीक है। प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट होगा तो उसके प्रबंधक ने रचनात्मक यानी कि काफ़ी सराहना की कि हाँ थोड़ा अच्छा है आपका काम, और भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन नकारात्मक नहीं। ठीक है, नकारात्मक नहीं, सहायक, यहाँ पे देखो लिखा है रचनात्मक सहायक, सहायक आलोचना मिली तो वह क्या करे, तो वह क्या करेगी भैया, वह सुनेगी भी, समझेगी भी और अपने प्रबंधक को धन्यवाद भी देगी। ठीक है, सुनेगी, क्या कह रहे हैं, समझेगी और अपने प्रबंधक को धन्यवाद देगी, उपरोक्त सभी। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, हम संवाद करना तब शुरू करते हैं जब हम डैश होते हैं। हम संवाद करना कब शुरू करते हैं, मतलब हम बोलना कब शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, राइट, बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तभी तो बोलना स्टार्ट करते हैं, राइट, चिल्ड्रन। Rita talked to her customer but she is unable to understand what they say. What should she do? रीता अपने ग्राहक से बात करना चाहती है लेकिन वह उनकी बात समझ नहीं पा रही है, वह क्या करे। रीता अपने ग्राहक से बात करना चाहती है लेकिन वह समझ नहीं पा रही कि वह समझ नहीं पा रही है, तो वह क्या करेगी, तो वह उनसे क्या करेगी, उनके सुनने की कौशल में सुधार करेगी। ठीक है, इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल, अपने सुनने के कौशल में सुधार करेगी। You are unable to share your message properly in an email. Which skill should you improve? आप ईमेल से अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए। यानी कि आप ईमेल आपको करना नहीं आता है तो आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए, तो आपको जो है रिटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, रिटिंग कम्युनिकेशन आपको सुधारना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, टू किसको लिखा जाएगा, क्या सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपको रिटिंग कम्युनिकेशन, आपको लिखने का संचार आपको सुधारना चाहिए। यू आर स्केयर टू कम्युनिकेट विद अदर्स, व्हाट आर सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं। आप दूसरों से संवाद करने से डरते हैं यानी कि बात नहीं करते हैं लोगों से, तो इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके इनमें से क्या हैं, कोई तरीके हैं, क्या हैं, संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं, संचार के बारे में अपनी कमजोरी का पता लगाएं, सुधार के तरीके खोजें और अपनी कमजोरियों में अधिक जानें। तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें हेल्पफुल होंगी आपको दूसरों से कम्युनिकेट करने में, संवाद करने में। Satish always argues with his manager. When his manager gives him feedback, what do you do? Satish would do. जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है। तुम क्या करोगे, सतीश क्या करेगा, मतलब जो सतीश है, सतीश का मैनेजर हमेशा उसे फीडबैक देता है, तो लेकिन जो सतीश है वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है, तो सतीश क्या करेगा, सतीश से क्या करेगा, लिसन एंड अंडरस्टैंड। सतीश को सुनना भी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जो मैनेजर, आखिरकार मैनेजर हैं, उनके वो कह क्या रहे हैं, उनको सुनना है और समझना है। ठीक है, इंग्लिश इज आ डैश लैंग्वेज, अंग्रेजी एक डैश भाषा है, अंग्रेजी एक डैश भाषा है। अंग्रेजी तो भैया देखो कॉमन लैंग्वेज है, समझ गए, कॉमन लैंग्वेज। जैसे कि आपके एग्जाम में आप किसी भी स्टेट से हैं, जो आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कॉमन होंगे, बाकी जो ट्रांसलेट होकर आएगा वो होगा स्टेट लैंग्वेज में। तो भाई इंग्लिश तो आपकी कॉमन लैंग्वेज है ही। यूजिंग इंटरनेट इज ईजी इफ़ वी लर्न, यदि हम डैश सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान है। भैया अगर हम इंग्लिश सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान है। अब देखो हम लोगों की मम्मी, 90% की मैं बात कर रही हूँ, भाई किसी किसी की मम्मी होंगी 90%। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी, उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश अगर पढ़नी आती होती तो वो इंटरनेट का यूज़ कर लेती है, राइट। अब उनको कुछ ही चीज़ें पता है, मतलब स्मार्टफोन दे दो उनको कुछ ही चीज़ पता है, जैसे फ़ोन करना हो, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो कॉल करना हो, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचना हो, गैलरी, वो तो फ़ोटो ही देखती रहती हैं, गैलरी खोलना आता है उनको मोस्टली, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारी मम्मियों को इंग्लिश आती हो, ठीक है, इंग्लिश आती हो, तो वह भाई तो फिर तो तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल देंगी, मतलब कि आपका पूरा इंस्टाग्राम, आपका पूरा फेसबुक, सारी सब देखेंगी, ठीक है। तो ये होता है, अगर हम इंग्लिश सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान हो जाएगा। वी कैन लर्न इंग्लिश बाय, हम डैश द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं, कुकिंग के द्वारा, प्लेइंग के द्वारा, रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर नन। तो भाई देखो आपको ऑप्शन में लग रहा होगा रीडिंग न्यूज़पेपर। हमने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ोगे
तो आप अंग्रेजी जल्दी सीख सकते हो। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? रीडिंग न्यूज़पेपर। टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प्स हिम टू। टॉम उन नाम बोर्डों, विज्ञापनों और पोस्टरों को पढ़ने की कोशिश करता है जो अंग्रेजी में है। इससे उसे डैश में मदद मिलती है। अब इंग्लिश में कोई बोर्ड है, विज्ञापन है, वो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, और वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो पढ़ने की कोशिश कर रहा है यानी कि वह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहा है, राइट, इम्प्रूव हिज इंग्लिश। When people from different it says countries meet officially, dash is the commonly used language to communicate with each other. जब विभिन्न राज्यों देशों के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं तो एक दूसरों के साथ संवाद करने के लिए डैश आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी इंग्लिश है वो है कॉमन लैंग्वेज। कैसी है? कॉमन लैंग्वेज है। हम कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो बात करना आता है, हमें इंग्लिश बोलनी आती है, तो हम आसानी से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। तो कौन सी भाषा है जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है? वो है इंग्लिश। वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर, जिन शब्दों का उपयोग लोगों, स्थानों, जानवरों और चीज़ों के नाम के लिए उपयोग किया जाता है वे हैं। जिन शब्दों का उपयोग लोगों, स्थानों, जानवरों और चीज़ों के नाम, यहाँ पे नाम आ रहा है तो क्या कहलाएंगे? वे तो नेमिंग वर्ड कहलाएंगे, राइट। नामकरण शब्द नेमिंग वर्ड कहलाएंगे। नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, नामकरण शब्दों को डैश भी कहा जाता है। अब भैया देखो, जो ग्रामर पढ़े नहीं हो पढ़ लो, बहुत काम की चीज़ है। अब देखो आपको इतने बड़े हो गए हो, ITI में पढ़ने लगे हो, लगभग 20-18 प्लस तो हो गए हो आप लोग, राइट। तो अब तो देखो पढ़ लो, ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी इस टॉपिक में। तो नेमिंग वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, नामकरण शब्द जो होते हैं उनको और भी क्या कहा जाता है? अब देखो नाउन है, नाउन हम सब ने सुना है, जिसमें स्थान का नाम, हम लोगों का नाम यानी कि पीपल्स नेम, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो नेमिंग वर्ड को क्या कहा जाता है? नाउन भी यानी कि संज्ञा भी कहा जाता है। बैट्स फ्लाइट ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैट इज, चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, इस वाक्य में चमगादड़ शब्द है। जो चमगादड़ है जो रात के समय उड़ता है, और इस वाक्य में चमगादड़ शब्द है। चमगादड़ क्या है? नाम ही तो है, नेमिंग वर्ड है, राइट। चमगादड़ क्या है? एक नामकरण शब्द है। राम वॉज आस्क्ड टू measure his cupboard, it was 4 feet tall, here feet means, राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया, यह 4 फीट लंबा था। फीट का मतलब क्या है? अब फीट समझते हो? फीट क्या है? जैसे मेरी हाइट है 5 feet 4 inches, तो ये जो क्या है, मैं अपनी लंबाई तो माप रही हूँ, राइट। मैंने तो अपनी लंबाई का मेजरमेंट ही तो बताया है, मेरी लंबाई की क्या मेजरमेंट है? 5 feet 4 inch है। तो ये जो फीट का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन। John was traveling by bus to his village. He noted the name to place that he could see on his journey. What are these words called as? जॉन बस से अपने गांव जा रहा था, उसने उन स्थानों के नाम नोट किए जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान देख सकता था। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? मतलब जॉन जो है वो बस से जा रहा था, वो अपने गांव जा रहा था, ठीक है। रास्ते में उसे बहुत सारे कंट्रीज़ मिली, ठीक है, कंट्रीज़ मिली, स्थान मिले। कोई बढ़िया सा कोई, आप जैसे बोल सकते हैं कि आगरा से निकले हैं तो आपको ताजमहल देखने को मिल जाएगा, मथुरा से निकले हैं तो आपको मंदिर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसने क्या किया है? नामों को नोट किया है, अपनी डायरी में नामों को नोट किया है। तो इन शब्दों को क्या कहा जाएगा? सिंपल सी बात है, नेमिंग वर्ड ही कहलाएगा। नामों को नोट किया है तो ये तो नामकरण शब्द ही कहलाएंगे। कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वर्ड, बिल्लियाँ डैश शब्द का उदाहरण है। अब यहाँ पे बिल्ली की बात नहीं हो रही है, बिल्लियों की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारी बिल्लियाँ। अब बहुत सारी बिल्लियाँ हैं तो ये क्या कहलाएंगी? ये क्या हैं? प्लूरल हैं, राइट, प्लूरल है। सिंगुलर बिल्ली होती तो ये होती सिंगुलर, लेकिन ये है क्या? प्लूरल। सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन डैश पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज प्रेजेंट। एक वचन नामकरण शब्दों का प्रयोग तब किया जाता है जब डैश व्यक्ति, स्थान या वस्तु मौजूद हो। यहाँ पे एक वचन की बात आ रही है। अभी हमने जस्ट पिछले में पढ़ा था, बिल्लियाँ थी, बहुत सारी बिल्लियाँ थी तो उनको बोला गया था प्लूरल। बिल्लियाँ हैं बहुत सारी हैं तो ये प्लूरल है। यहाँ पर बोला गया कि एक वचन नामकरण शब्दों का प्रयोग, तो एक वचन बात हो रही है तो यहाँ पे एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु मौजूद है, ठीक है। एक वचन की बात हो रही है तो यहाँ पे एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु मौजूद है।
प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, बच्चा का बहुवचन रूप क्या है? यहाँ पे प्लूरल बहुवचन पूछ रहा है तो बच्चा का होगा क्या? चिल्ड्रन, बच्चे। A child was working in the computer lab which had many computers. The word computers in the sentence form. एक बच्चा कंप्यूटर लैब में काम कर रहा था, बहुत सारे कंप्यूटर थे। जो कंप्यूटर शब्द है ये किस रूप में है? जो कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर थे, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर थे, तो ये जो कंप्यूटर शब्द है ये किस रूप में है? तो ये है प्लूरल। क्वेश्चन में ही बोला गया है बहुत सारे कंप्यूटर थे। When I visited the dentist because he was suffering from toothache, dentist treats our teeth problem. In this sentence, which is the plural word? विनय दंत चिकित्सक के पास गया क्योंकि वह दांत दर्द से परेशान था। दंत चिकित्सक हमारे दांतों की समस्याओं का इलाज करता है। इस वाक्य में बहुवचन शब्द क्या है? बहुवचन शब्द क्या है? देखो बहुवचन शब्द क्या है? टीथ ही तो है, दांत ही तो है, राइट। डॉक्टर तो होगा नहीं, विनय होगा नहीं, समझिए, टीथ। प्रोनाउन एग्जाम्पल है ही, सी, हर, कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ। सर्वनाम का उपयोग डैश के स्थान पर किया जाता है। जो सर्वनाम होते हैं उनका प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? भाई उनका प्रयोग तो भाई नेमिंग वर्ड के स्थान पर किया जाता है, नामकरण शब्द के स्थान पर किया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अनामिका इज अ गुड सिंगर, सी सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है, इस टाइप का है। तो यहाँ पे देखो अनामिका है, ये तो नेमिंग वर्ड हो गया। अब नेमिंग वर्ड हमने सेंटेंस आगे बढ़ाया तो नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड के स्थान पर हम कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे जो अनामिका को रिप्रेजेंट करेगा? क्या होगा? सी, ठीक है। जैसे लड़के का नाम लिखूं तो ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से सर्वनाम चेंज होते रहते हैं नेमिंग वर्ड के हिसाब से, राइट। तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? नेमिंग वर्ड के स्थान पर। नेक्स्ट है दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफर टू। वे का उपयोग तब किया जाता है जब हम डैश का उल्लेख करना चाहते हैं। वे यानी दे यानी कि बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम किसी को इंगित करके बोलते हैं कि वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, यानी कि एक लोग तो है नहीं, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, मेनी पीपल्स। द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर। सर्वनाम मैं का प्रयोग तब के लिए किया जाता है। सर्वनाम आई यानी मैं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब आई की बात हो रही है यानी खुद की बात हो रही है, तो ये प्रयोग होता है माई सेल्फ यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए। रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई डैश लाइक द ऑफिस इन्वायरमेंट। रमेश चेन्नई में कार्यरत है, डैश को कार्यालय का माहौल पसंद है। अब जस्ट बिल्कुल जो भी मैंने अनामिका का एग्जाम्पल दिया था ना, वही सर्वनाम है। रमेश है, ये एक नेमिंग वर्ड है। अब रमेश को नेमिंग वर्ड के हिसाब से उसका सर्वनाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब रमेश का सर्वनाम क्या होगा? वह, यानी कि ही, ठीक है, ऑप्शन ए। सीता एंड आई हर फ्रेंड्स डैश स्टेज इन गांधी बाजार। सीता और मैं दोस्त हैं, डैश बाजार में रहती है। सीता और मैं, अब देखो मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड है सीता। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सीता की बात हो रही है, सीता की मैं बात कर रही हूँ। जो सीता है वो कहाँ रहती है? गांधी बाजार में रहती है। अब सीता एक नेमिंग वर्ड है तो सीता के हिसाब से हमें इसका सर्वनाम चूज करना है। अब सीता के हिसाब से तो क्या होगा? सी, राइट। वह, यहाँ पे हिंदी वाला है, वह गांधी बाजार में रहती है। सी स्टेड इन गांधी बाजार। एक्शन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड। क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग डैश भी कहा जाता है। क्रियात्मक शब्दों को डैश भी कहा जाता है। तो जो क्रियात्मक शब्द होते हैं उनको वर्ब्स भी कहा जाता है, क्रियाएं भी कहा जाता है। वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द। क्रियाएं डैश की क्रिया बताती हैं। जो क्रियाएं होती हैं वो किसकी क्रियाएं बताती हैं? जो क्रियाएं होती हैं वो नेमिंग वर्ड की क्रियाएं बताती हैं, नामकरण शब्दों की क्रियाएं बताती हैं। किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे। द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन डैश टेंस। किम कल अपनी बाइक से गिर गई। वाक्य में क्रिया डैश काल में है। अब यहाँ पे देखो कल अपनी बाइक से गिर गई, ध्यान से पढ़ेंगे। किम कल अपनी बाइक से गिर गई। कल गिर गई है, आज की बात नहीं हो रही है। कल गिर गई यानी गिर भी चुकी है, चोट वोट लग गई, हॉस्पिटल जा चुकी है, बट्टी बट्टी बंधवा चुकी है। तो ये जो वाक्य है ये किस काल में हुआ था? ये जो वाक्य है ये किस काल का है? तो ये जो वाक्य है ये आपका पास्ट है, ठीक है, पास्ट यानी कि बीत चुका है।
It is going to be a sunny day tomorrow. The action in the sentence is in dash tense. कल दिन धूप वाला होगा, इस वाक्य में डैश क्रिया काल में है। कल दिन धूप वाला होगा मतलब ये अंदाजा लगाया गया है कि कल दिन जो है वो धूप वाला होगा। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये किस काल में जा रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। अब यहाँ पे कल होगा यानी भविष्यवाणी कर दी है, फ्यूचर की बात कर दी है, भविष्य काल। अरुण ट्रैवल्स टू स्कूल बाय बस। द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज। अरुण बस से स्कूल जाता है, वाक्य में क्रिया शब्द है बस से, ठीक है। अरुण जो है ये तो नेमिंग वर्ड है, यहाँ पे क्रिया शब्द पूछिए बस से स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या है, ट्रैवल, जाता है। किससे, बस से स्कूल जाता है, तो ये क्या होगा, ट्रैवल ही तो कर रहा है। अरुण ट्रैवल्स टू स्कूल बाय बस। एडजेक्टिव आर डैश वर्ड्स। विशेषण डैश शब्द हैं, जो विशेषण होते हैं वे किस प्रकार के शब्द हैं, वो होते हैं डिस्क्राइबिंग, यानी कि जो विशेषण होते हैं वो बताते हैं, राइट, पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द। शब्दों का वर्णन करने से डैश में अधिक जानकारी जुड़ती है। शब्दों का वर्णन करने से किसमें अधिक जानकारी जुड़ती है, नेमिंग वर्ड में, नामकरण शब्द में अधिक जानकारी जुड़ती है। नेक्स्ट, इट इज अ डैश नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्ट। यह एक डैश चाकू है, सही विशेषण भरें। यह एक किस प्रकार का चाकू है, दिस शार्प एंड देयर। तो जो चाकू होता है हम लोग तो बोलते हैं ये बहुत ही नुकीला धारदार चाकू है, तो क्या होगा यहाँ पे, शार्प, यानी कि धारदार चाकू है, शार्प नाइफ। दिस सी इज ब्लू। इन दिस सेंटेंस डैश इज एन एडजेक्टिव। समुद्र नीला है, इस वाक्य में डैश एक विशेषण शब्द है। इसमें देखो एडजेक्टिव क्या है, समुद्र नीला है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, ब्लू, नीला ही तो है। अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट। इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज। अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, इस वाक्य में वर्णन करने वाला शब्द डैश है। अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, यहाँ पे बर्तन की भी बात हो सकती थी कि अर्जुन ने बर्तन में पानी भरा, नहीं, अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, तो इस वाक्य में वर्णन करने वाला शब्द क्या है, अब किसको वर्णित किया जा रहा है, लार्ज, यानी कि बड़े को, बड़े बर्तन में पानी भरा। द पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक्स द मीनिंग डैश टू अंडरस्टैंड। किसी वाक्य में विराम चिन्ह से अर्थ डैश में समझ आता है। किसी वाक्य में जो विराम चिन्ह समझते हो, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, ये हमारे क्या है, विराम चिन्ह हैं। तो अगर ये लगे हों वाक्य में, अगर ये चिन्ह लगे हों तो हम आसानी से समझ जाते हैं, क्लियर समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का है, राइट। क्वेश्चन मार्क वाला है, प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर नॉर्मल है, तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं अगर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। क्या होगा इसका आंसर, क्लियर। द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद डैश लेटर। वाक्य की शुरुआत डैश अक्षर से होनी चाहिए। वाक्य की शुरुआत हमेशा किस अक्षर से होनी चाहिए, जैसे हम क्वेश्चन है इसका स्टार्ट करते हैं पहले अक्षर से, ऐसा तो लिखा बहुत कम देखा होगा आपने, राइट। तो कैपिटल लेटर से, यानी कि कैपिटल जो अक्षर हैं, बड़े अक्षर हैं, उनसे शुरुआत वाक्य की करनी चाहिए। कॉमा यूज टू शो अ डैश विद इन द सेंटेंस। अल्प विराम डैश का प्रयोग के भीतर, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के भीतर डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। अल्प विराम, कॉमा समझते हो, ये वाला कॉमा का प्रयोग वाक्य के भीतर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो कॉमा होता है वो ब्रेक को दर्शाता है। जैसे श्याम एंड राम, श्याम, राम एंड सीता, ठीक है, ये चीज़। तो अब श्याम और राम इन दोनों को ब्रेक किया, यानी कि अलग अलग किया है, दर्शाया गया है कि ये दोनों अलग अलग हैं, श्याम अलग है, राम अलग है, तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया गया है। सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान, चूज द करेक्ट आंसर। सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती है। सीता है वो नीना से उसके समर वेकेशन यानी समर प्लान के बारे में पूछना चाहती है। सही उत्तर का चयन करें। सीता है नीना से कैसे पूछेगी कि तुम्हारा जो समर प्लान है वो क्या है। नीना, व्हाट इज योर समर प्लान, राइट।
व्हाट इज योर समर प्लान। यहाँ पर देखो नीना कॉमा भी लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, सही पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है ऑप्शन बी में। एड कॉमा wherever it is necessary after the meeting we will go out, ये टेंस है। अब यहाँ पर हमें सही से कॉमा लगाना है, जो कि हमें ऑप्शन में दिखेगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही कॉमा का यूज किया गया है। आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, मतलब कि हम किसमें, बैठक के बाद बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, राइट, ऑप्शन डी, आफ्टर द मीटिंग कॉमा वी विल गो आउट। सेंटेंसेज आर डैश, वाक्य डैश है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, संपूर्ण अर्थ सहित शब्दों का समूह। जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, संपूर्ण अर्थ सहित शब्दों का समूह। A declarative sentence tells us some information or explanation. It ends with, एक घोषणात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है, यह डैश के साथ समाप्त होता है। घोषणात्मक वाक्य हमें जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है, ये किसके साथ समाप्त होता है, ये तो वही समाप्त होगा किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ, फुल स्टॉप। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद द, विस्मयादिबोधक वाक्य डैश के साथ समाप्त होता है। अब विस्मयादिबोधक आपने देखा होगा, ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, ये इस तरीके का होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वो अपने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ ही समाप्त होगा। किसके साथ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है कुछ इस तरीके का। वो द फ्लावर इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, दिस इज अ डैश सेंटेंस, वाह पार्क में फूल सुंदर है, यह एक डैश वाक्य है। यहाँ पर देखो वाह लिखा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, पार्क में फूल बहुत सुंदर है, यह किस प्रकार का वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी है, राइट, ऑप्शन बी। द पुलिस वर क्वेश्चन अबाउट हिज क्राइम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, यह किस प्रकार का वाक्य है, पूछताछ कर रही थी, राइट, पूछताछ कर रही है तो ये होगा डिक्लेरेटिव यानी कि घोषणात्मक। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, प्रत्येक पूर्ण वाक्य में डैश होता है, प्रत्येक पूर्ण वाक्य में डैश होता है। कितने पार्ट होते हैं, पूर्ण वाक्य में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। द डैश इज व्हाट और whom a sentence is about, डैश वह है जो वाक्य किसके बारे में है, मतलब कौन दर्शाता है कि वाक्य किसके बारे में है, तो वो सब्जेक्ट है जो दर्शाता है कि वाक्य जो है वो किसके बारे में है, सब्जेक्ट यानी कि विषय। द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इज, एक वाक्य का सही क्रम डैश है, एक वाक्य का सही क्रम क्या होगा, भाई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा वर्ब, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए। राधा हैज लर्न हाउ टू राइट अ सेंटेंस विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है, इस वाक्य में विषय कौन सा है, इस वाक्य में विषय कौन है, राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है, इस वाक्य में विषय क्या है, तो इस वाक्य में तो भैया विषय है राधा, राधा ही तो है, राइट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करें, सही वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से सही वाक्य कौन सा है, तो सही वाक्य है द कैट रन्स ऑन द रोड, ऑप्शन बी, द कैट रन्स ऑन द रोड। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज बाय, जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, हमें जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है बात करना, टॉकिंग। अ पोस्टर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग, एक पोस्टर डैश का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। पोस्टर में देखो क्या होंगे, इमेजेस होंगी, इमेजेस के द्वारा ही तो हम पहचान पाएंगे, राइट, और कलर्स तो यूज़ होते ही हैं, टेक्स्ट होते हैं, तो पोस्टर में देखो कलर्स, इमेजेस और आपके टेक्स्ट, इन सब से हमें जानकारी मिलेगी, राइट। पोस्टर है लगा हुआ है, उसमें इमेजेस हैं, टेक्स्ट है और कलर्स हैं, ये सारी चीज़ से मिलके पोस्टर बना है, तो यह एक जानकारी प्रस्तुत करने का एक तरीका है। तो पोस्टर में देखो क्या क्या है, इमेजेस भी हैं, कलर्स भी हैं, अगर यहाँ पे टेक्स्ट और इंक्लूड कर देते तो अब ये परफेक्ट आपका ऑप्शन होता, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सिम्बल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू, प्रतीक हमें डैश के माध्यम से जानकारी देते हैं, जो प्रतीक होते हैं हमें किसके माध्यम से जानकारी देते हैं, जो प्रतीक होते हैं वो हमें इमेजेस के माध्यम से जानकारी देते हैं। यस बॉट अ बैग विच हैड रिसाइकल सिंबल, व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग इज ओल्ड, यस ने एक बैग खरीदा जिस पर रिसाइकिल का चिन्ह लगा था, रिसाइकिल समझते हो, मतलब कि वो उसका फिर से यूज़ हो जाएगा, रिसाइकिल करके
उसको कुछ कंपोज वगैरह करके फिर से कुछ एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, तो ये होता है रिसाइकिल। तो यश का बैग पुराना हो जाने पर वह क्या करेगा? रिसाइकिल का चिन्ह लगा है, रिसाइकलेबल है ये बैग, लेकिन यश का जब पुराना बैग हो जाएगा तो वह उसका क्या करेगा? उसको जला देगा, नदी में फेंक देगा, मिट्टी में डाल देगा, या फिर इसे पुनः चक्रण योग वस्तुओं से निपटाएगा। क्या करेगा? वही रिसाइकिल के लिए दे देगा। ठीक है, शुड डिस्पोज इट इन रिसाइकेबल आइटम्स। Raj was driving towards Mysore. On the way, he found few arrow marked next to Mysore on the board. What does it suggest? राज मैसूर की ओर गाड़ी चला रहा था, रास्ते में बोर्ड पर मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले। बोर्ड पर मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले, ये क्या सुझाव दे रहा है? आपने देखा होगा रास्ते में जा रहे होते हैं, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, इस तरीके के ऐसे एरो होते हैं, इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ, कहीं लिखा होता है इधर मत जाओ, राइट। वर्किंग प्लेस है, यहाँ पर कार्य चल रहा है, तो ये सारी चीजें हमें क्या डायरेक्शन देती है, राइट, क्या देती हैं? दिशा देती हैं। पीपल कैन हियर द इमोशन एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी। जब हम डैश करते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के हाव भाव को देख सकते हैं। जब हम क्या करते हैं? जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो लोग हमारी भावनाओं को भी सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के हाव भाव को भी देख सकते हैं। डैश कॉन्टेक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके साथ डैश संपर्क हमें आत्मविश्वास को संवाद करने में मदद करता है। जिन लोगों से हम बात करते हैं उनके साथ किसका संपर्क होना चाहिए? किसका संपर्क होना चाहिए? हमने कई बार पढ़ा है कि हमारा अगर आंखों का संपर्क होगा, आंखों का संपर्क हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करता है। आई कांटेक्ट अगर हमारा होता है तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये मेरी बात समझ रहे हैं और मैं इनको अपनी बात समझाने में कामयाब हूँ। इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर। भावनाएं आपके डैश के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। जो भावनाएं होती हैं वो आपके वॉइस यानी कि आवाज के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। अगर आप तेज बोल रहे हैं, अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा कि अगर हम तेज बोल रहे हैं तो ये हमारे गुस्से को दर्शाता है, अगर हम बहुत धीरे बोल रहे हैं तो हम या फिर थके हुए हैं या नींद में। तो ये जो आवाज का लहजा है ये हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस को दर्शाता है। सुधा said, I feel that these lights are too bright. What is she communicating? सुधा ने कहा मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज हैं। वह क्या कह रही है? सुधा ने कहा मुझे लगता है, उसे लगता है, वह अपना ओपिनियन दे रही है, राइट। वह अपना ओपिनियन दे रही है कि मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज हैं, बहुत ही ब्राइट हैं, तो वह दे रही है अपना ओपिनियन, राइट। ओपिनियन फ्रेज। How should Tom tell other that he preferred teacher John is better than Jack? Does teacher John is better teacher than teacher Jack? अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इंग्लिश में समझते हैं, हिंदी में देखकर समझ पाते हैं कि नहीं। टॉम को दूसरों को कैसे बताना चाहिए कि उसे जैक से बेहतर शिक्षक जॉन पसंद है? डैश शिक्षक जॉन शिक्षक से, क्या मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। डैश शिक्षक जॉन शिक्षक जैक से बेहतर शिक्षक है। यहाँ पर टॉम जो है वो बोल रहा है, यहाँ पे देखो समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक जैक है, जैक टीचर है, और यहाँ पर एक है जॉन, राइट। अब टॉम जो है वो बोल रहा है कि उसे जैक इतने पसंद नहीं है जितने कि जॉन है। मुझे जॉन ज़्यादा पसंद है, जो जैक टीचर हैं वो इतने पसंद मुझे नहीं है। तो वह अपना ओपिनियन दे रहा है, राइट। किसी पे थोप नहीं रहा है, किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल अपना ओपिनियन दे रहा है कि शिक्षक जॉन है वो शिक्षक जैक से बेहतर है। समझ गए? इन माई ओपिनियन, मुझे लगता है शिक्षक जॉन शिक्षक जैक से बेहतर शिक्षक है। समझ गए? ऑप्शन बी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ। प्रभावी संचार दोनों के लिए है। जो प्रभावी संचार होते हैं वो दोनों के लिए है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग वेल, स्पीक वेल, सी वेल या फिर लर्न वेल। अब यहाँ पे दोनों की बात हो रही है और ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे दो जो सब्जेक्ट है वो कहीं नहीं लिखे, स्पीक भी नहीं लिखा है, कहीं लिसन भी नहीं लिखा है। तो क्या होगा? स्पीक एंड लिसन वेल। बोलो और ध्यान से सुन। वी हैव टू डैश फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम। हमें कक्षा में निर्देशों के लिए डैश करना पड़ता है। हमें कक्षा में निर्देशों के लिए डैश करना पड़ता है। कक्षा में निर्देश दिए जाते हैं, क्लास टीचर निर्देश देती है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये निर्देश दिए जाते हैं। तो निर्देश हम क्या करते हैं? सुनते ही तो हैं, ठीक है।
आपको एप्लीकेशन तो लिखा नहीं जाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, हम निर्देशों को सुनते हैं। लिसनिंग इज इम्प्रूव टू डैश द इंफॉर्मेशन गिवन, दी गई जानकारी डैश के लिए सुनना महत्वपूर्ण है, दी गई जानकारी डैश के लिए सुनना महत्वपूर्ण है, इसके लिए समझने के लिए, दी गई जानकारी समझने के लिए और सुनने के लिए महत्वपूर्ण है। थिंग्स और एक्टिविटीज दैट वी इंजॉय आर, जिन चीज़ों या गतिविधियों को हम आनंद लेते हैं वे डैश हैं, जिन चीज़ों या गतिविधियों का हम आनंद लेते हैं वे क्या हैं, तो वे हैं लाइक्स। जो चीज़ें हमें पसंद है वही उन्हीं चीज़ों को तो हम आनंद लेते हैं, राइट। जो चीज़ें हमें पसंद हैं उन्हीं चीज़ों का तो हम आनंद लेते हैं, क्या होगा ऑप्शन डी। डिसलाइक्स आर थिंग्स टुवर्ड्स विच वी हैव, नापसंद वो चीज़ें हैं जिनके प्रति हमारे मन में डैश होता है, नापसंद, नापसंद यानी कि पसंद नहीं है, वो चीज़ें होती हैं जिनके प्रति हमारे मन में निगेटिव इमोशंस होते हैं, नकारात्मक भावनाएं होती हैं, वही चीज़ें हमें नापसंद है। नेक्स्ट है नवीन इज फाउंड ऑफ डॉग्स बट शीतल हेट्स डॉग, इन दिस सेंटेंस हु लाइक्स डॉग्स, नवीन को कुत्तों से प्यार है लेकिन शीतल को कुत्तों से नफरत है। इस बात में कुत्ते किसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नवीन को कुत्तों से प्यार है लेकिन शीतल को कुत्तों से नफरत है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कुत्ते किसे पसंद है, सीधी सी बात है नवीन को, राइट, नवीन। ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे बताना बनता ही नहीं था। Smith, would you like playing cricket or football this evening? If Smith like to play both, how will he answer? Dash playing any of them. Smith, क्या आप आज शाम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहेंगे? यदि स्मिथ को दोनों खेलना पसंद है तो वह कैसे उत्तर देगा? भाई जो स्मिथ है वह क्रिकेटर, सॉरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को एकदम नाम याद आ गया, स्टीव स्मिथ, वही तो, वो तो क्रिकेटर है। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, यानी एक ऑप्शन दिया गया कि आप क्रिकेट खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे, लेकिन स्मिथ को तो भाई दोनों खेल पसंद है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सा भी खेल खेला जाए। तो यही है कि कोई सा भी खेल लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आई डोंट माइंड, कोई सा भी गेम खेला जाए, क्या होगा ऑप्शन ए। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग डैश में किया जाता है, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग फॉर्मल ग्रीटिंग, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो फॉर्मल ग्रीटिंग है उसका प्रयोग किया जाता है वर्क प्लेस में, राइट, को वर्कर्स के साथ, हमारे मैनेजर के साथ, प्रबंधक के साथ, इन सभी के साथ हमें औपचारिक अभिवादन करते हैं। डैश ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, डैश मित्रों परिवार से बात करते समय अभिवादन का उपयोग किया जाता है। हम अपने मित्रों और परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ हम किस प्रकार का अभिवादन करते हैं, फॉर्मल नहीं करते, हमेशा फॉर्मल नहीं रहते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल। विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनमें से कौन सा अनौपचारिक अभिवादन, अनौपचारिक अभिवादन है, तो ये है हाय, गुड डे, गुड मॉर्निंग, ये सारे कैसे हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो हाय शब्द है ये है एक अनौपचारिक, जो कि हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोलते हैं। मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे, शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज, मालिनी आज अपने नए स्कूल में जा रही है, वह अपना परिचय डैश के रूप में देगी, वह अपना परिचय डैश के रूप में देगी, नए स्कूल में जा रही है, पहली बार जा रही है, तो वह अपना परिचय कैसे देगी, क्या कहेगी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, हेलो एवरीवन। संजू मीट हर कजिन कीर्ति एक्सीडेंटली इन अ मॉल, हाउ शुड सी ग्रीट हर, संजू की मुलाकात अपनी चचेरी बहन कीर्ति से गलती से एक मॉल में हो गई, गलती से नहीं, एक्सीडेंटली बोल सकते हैं या फिर अचानक से बोल सकते हैं, एक मॉल में हो गई, उसे उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। संजू की अपनी चचेरी बहन कीर्ति, जैसे कहीं नहीं बाजार में मिल जाते हैं, बाजार करने जाते हैं, अचानक से कोई रिश्तेदार वगैरह मिल जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब अरे तुम्हें देखा नहीं, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, यही तो कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। When you ask someone something it is, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो यह डैश होता है, जब आप किसी से पूछते हैं तो ये क्या होगा, प्रश्न होगा, राइट। चाहे आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या फिर कोई रास्ता पूछ रहे हो, तो आप पूछ ही तो रहे हो, यानी प्रश्न ही तो पूछ रहे हो कि ये रास्ता कहाँ को जाता है, क्या होगा प्रश्न। क्वेश्चन ऑलवेज एंड विद अ, प्रश्न हमेशा डैश के साथ समाप्त होता है, सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है। विनुता वाज क्वेश्चन वेदर
She has completed her degree in an interview. How should she respond starting that she has completed? एक इंटरव्यू में विनीता से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है। उसे यह कहते हुए कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उसने पूरी कर ली है। मतलब एक इंटरव्यू में उसे पूछा गया है कि क्या आपने डिग्री पूरी कर ली है। विनुता जो है उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, तो वह किस प्रकार आंसर देगी कि हाँ मैंने डिग्री पूरी कर ली है। यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है। ट्यूटर आस्क्ड हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज विंडोज। हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर? ट्यूटर ने अपने छात्र से पूछा कि क्या वह विंडोज का उपयोग करना जानता है। विद्यार्थी को कैसे उत्तर देना चाहिए? ट्यूटर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वह विंडोज का उपयोग करना चाहता है। अब विद्यार्थी को तो आता है विंडोज को यूज करना, तो वह आंसर कैसे देगा? यस आई नो हाउ टू यूज विंडोज। हाँ मुझे आता है कि विंडोज को कैसे यूज किया जाता है। When two or more people give their thoughts and view on a topic, it is. जब दो या दो से अधिक लोग किसी विषय पर अपने विचार और नजरिया रखते हैं तो यह क्या कहलाएगा? दो या दो से अधिक लोग किसी पर चर्चा हो रही है। अब चर्चा की बात आती है तो आप कहेंगे ग्रुप डिस्कशन ही कहलाएगा। बिल्कुल सही है। जब दो या दो से अधिक लोग, काफी सारे 5-6 लोग होते हैं, वो किसी एक विषय पर अपने विचार, अपने थॉट्स रखते हैं तो ये कहलाएगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हेल्प अस। समूह चर्चा से हमें डैश में मदद मिलती है। समूह चर्चा में हमें किससे मदद मिलती है? लर्न मोर, सॉल्व बिग प्रॉब्लम, क्रिएट प्रॉब्लम। क्या होगा? बोथ ए एंड बी, लर्न मोर और सॉल्व बिग प्रॉब्लम। हमें सीखने को भी मिलता है और हमें समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। मतलब बीच में अगर 4 लोग बोल रहे हो और आप अचानक से बोल पड़ो कि हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, राइट, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। Rita had to attend a group discussion on behalf of her company. What is she supposed to do before the meeting? रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था। बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए? रीता जो है, कंपनी ने रीता को भेजा है कि आप हमारे तरफ से रिप्रेजेंट करो, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करो और आप मीटिंग में जाओ। ठीक है। अब रीता की कल मीटिंग है तो एक दिन पहले वह क्या करेगी? वह उस टॉपिक, जो भी मीटिंग में जो टॉपिक है, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, राइट। बहुत सारी कंपनियों को बुलाया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो रीता पहले से ही प्रिपेयर करेगी उस टॉपिक को, राइट। बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक। अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल, एक व्यक्ति जो कॉल करता है, एक व्यक्ति है जो कॉल करता है, कॉल उठाता नहीं है, कॉल करता है। जैसे मैं आपको करूं फोन, मैं आपको फोन करूं तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं या मैं तो कौन हूं? कॉलर हूं, राइट, कॉलर ही हूं। आप कौन है? आप रिसीवर हैं। मैं कॉलर हूं, मैंने आपको किया है तो मैं कॉलर हूं और आप रिसीवर है, यानी कि आप मेरे कॉल को रिसीव करोगे। रिसीवर इज अ पर्सन हु डैश द कॉल। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल डैश करता है। अब बताइए रिसीवर कौन होता है? अभी बताया कि रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल को रिसीव करता है। मैंने फोन किया, मैं हूँ कॉलर। रिसीव किया मतलब मैंने आपको फोन किया, आपने रिसीव किया, तो आप कौन हो गए? रिसीवर हो गए। फोन कॉल हैज डैश फेसेस। फोन कॉल के कितने चरण होते हैं? तो फोन कॉल के चरण होते हैं 3। नेक्स्ट है हरीश मेड अ कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन अ कंपनी। हाउ इज ही सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन? हरीश ने कंपनी में सीनियर मैनेजर को फोन किया, उसे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए? हरीश ने कंपनी में सीनियर मैनेजर को फोन किया तो उसे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए? ग्रीट द पर्सन, जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति है, उसका अभिवादन करना चाहिए, व्यक्ति का अभिवादन। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल ऑफ अ जॉब इज। दस्तावेज जिसमें नौकरी का विवरण है क्या कहलाता है? दस्तावेज जिसमें नौकरी का विवरण होता है वो कहलाता है जॉब डिटेल। जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ। नौकरी का शीर्षक डैश का नाम है। नौकरी का शीर्षक डैश का नाम है, तो नौकरी का शीर्षक क्या होगा भैया? रोल योर ज्वाइन। भूमिका जिसमें आप शामिल है, मतलब नौकरी का शीर्षक क्या होगा? नौकरी, फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी करते हैं लेकिन आपकी नौकरी की तो कोई होनी चाहिए, यानी कि आपकी
उस कंपनी में आपकी भूमिका क्या है, यही पूछा है, रोल यू ज्वाइन, भूमिका जिसमें आप शामिल हैं। रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड फैमिलियरिटी विद एमएस ऑफिस, शुड ही हैव अ। रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा जिसमें एमएस ऑफिस से परिचित होना लिखा था, क्या उसके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो लिखा है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह मिल गया होगा रवि को, तो उसमें लिखा है कि अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है। यही पूछा है कि उसके पास क्या होना चाहिए। अब डिग्री सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहा था, ठीक है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं मांग रहा था, उसको केवल नौकरी, कंपनी को क्या चाहिए था कि एक ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जिसको ऑफिस की, एमएस ऑफिस की जानकारी हो, नो हाउ टू यूज एमएस ऑफिस, यह जानना कि एमएस ऑफिस कैसे यूज किया जाता है। ऑप्शन सी। श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब, श्याम रीड job description in detail and made note of important details. Who will know more about the company? ये ध्यान से समझिए, श्याम और राम ने समान नौकरी के लिए आवेदन किया। श्याम ने नौकरी का विवरण विस्तार से पढ़ा और महत्वपूर्ण विवरण नोट कर लिया। कंपनी के बारे में और कौन जानेगा। अब श्याम और राम है, दोनों ने एक ही नौकरी के लिए आवेदन किया है, लेकिन जो श्याम है वो ओवर स्मार्ट है, समझदार है, तो उसने सारे विवरण को लिख लिया है कि भैया एग्जाम आवेदन किया है, मुझे एग्जाम देना होगा, फिर उसके बाद इतनी दौड़ है, उतना ये सब चीजें हैं, इतना मुझे कूद करना है, ठीक है, इतनी जंप, मुझे हाई जंप करनी है, इतनी लंबी जंप करनी है, तो ये सारी चीजें उसने विवरण लिख लिया कि मुझे फिर आगे और क्या करना है। तो कंपनी के बारे में और किसने कितना जाना, तो कंपनी के बारे में श्याम ने ही तो जाना, श्याम ने ही तो सारी चीजें नोट करी थी, राइट। ऑप्शन बी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क, इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा आपके बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। फन, एक्साइटिंग, बोरिंग या फिर इंटरेस्टिंग। ये जो बोरिंग है यानी कि उबाऊ शब्द है, या आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। अ पर्सन हु वर्क्स विद अस इज अ, एक व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है वह डैश है, हमारे साथ काम करता है, फ्रेंड नहीं होगा, फैमिली मेंबर नहीं होगा, नन तो होगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति है जो हमारे साथ काम करता है वो कहलाता है कोवर्कर, यानी कि सहकर्मी। देखिए इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, क्योंकि देखो लैंग्वेज का कुछ पता नहीं, आप लोग और भी स्टेट से होंगे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात वगैरह, तो शायद उसमें होगा तो, लेकिन शायद उसमें ना हो, आपको हिंदी में ही आए, तो थोड़ा आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इस वजह से बोलूँ कि आप लोग इंग्लिश में भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, स्टार्टिंग से अगर देखो तो स्पीड आप क्लास की बढ़ा लीजिए थोड़ी सी, ठीक है। Riya is answering an interview question about his workplace. He was not happy with the current teammates. Should he specify? राय अपने कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। वह टीम के मौजूदा साथियों से खुश नहीं है, क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए। वह टीम के मौजूदा साथियों से खुश नहीं है, क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए, क्या उसे स्पेसिफाई करना चाहिए, नहीं। कॉस्टली थिंग्स दैट आर नॉट इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल आर, महंगी चीजें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, जो महंगी चीजें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। भाई जरूरतें इंपॉर्टेंट है, चाहत एक अलग चीज होती है, बचत इंपॉर्टेंट है, जो विलासता है, लग्जीरियस, देखो चाहत अलग चीज होती है, लग्जीरियस अलग चीज होती है, राइट। क्या है, ऑप्शन सी, इसका हमारे लाइफ में कोई भी अस्तित्व नहीं है। थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल आर, जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे हैं। जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे क्या है। भाई जीवित रहने के लिए भाई जरूरतें हैं, राइट, जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान टाइप, तो भाई रोटी कपड़ा मकान और पैसा, चार चीजें हो गई हैं, राइट। तो जीवित रहने के लिए जो जरूरतें हमारी बस पूरी होती रही कि हमको छत मिल जाए वगैरह वगैरह, जो भाई रोटी कपड़ा मकान वाला है, ये चीजें हमें मिल जाए तो उससे हम जीवित रह सकते हैं। सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है, वह 2,000 अलग रख देती है, वह इस पैसे का उपयोग डैश की स्थिति में करेगी, यानी कि 10,000 वे कमाती हैं, सुनीता जो है कमाती हैं, उसमें से हर महीने 2,000 बचा लेती हैं और 8,000 अपना कुछ खर्च करती हैं अपने घर में, ठीक है। 2,000 वो हर महीने बचाती हैं। अब 2,000 ये बचत हम लोग किस लिए करते हैं, कोई हमें जरूरत पड़ जाए, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो ये जो सेविंग है ये तभी की जाती है जब हमें कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, आपात स्थिति के लिए। सुनीता जो है वो हर महीने अपने अपने अकाउंट से या फिर अपनी सैलरी से 2,000 रुपए बचाती है। गोपी स्पेंड्स हिज सैलरी ऑन मूवीज, ग्रोसरीज, हाउस रेंट एंड क्लॉथ्स। वी कैन
वेयर ही कैन रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस टू सेव सम मनी। गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराने का सामान, घर का किराया और कपड़ों पर खर्च करते हैं। वे अपने खर्चों का कम कर वे अपने खर्चों को कम करके कुछ पैसे कहाँ बचा सकते हैं। अब देखो, कपड़े जरूरी हैं, मकान जरूरी है और किराए का सामान। अभी मैंने बोला था कि क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब वह कहाँ पर अपनी बचत कर सकता है? फिल्मों फिल्में अगर ना देखे रोज रोज, हर शुक्रवार को अगर वो फिल्में ना देखें तो वे काफी बचत कर सकते हैं। ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू आ। सभी वित्तीय गतिविधियां डैश के माध्यम से की जा सकती हैं। जो वित्तीय गतिविधियां समझते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी, सभी गतिविधियां हैं वो किसके माध्यम से की जा सकती हैं? वो माध्यम से किसके? बैंक के माध्यम से। वित्तीय गतिविधियां जो होती है वो बैंक के माध्यम से की जा सकती है। इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय गवर्नमेंट टू कीप मनी सेफ इज। धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है। अब धन को सबसे देखो भैया, धन कहाँ सुरक्षित रह सकता है? आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे किसी भी म्यूचुअल फंड टाइप कंपनी में, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो यहाँ वहां पर आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान क्या है? वो यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। सबका विश्वसनीय है वो क्या है? बैंक हमारी। कौन सी? बैंक। When a person deposit a fixed sum of money every month, it is a डैश account। जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है तो यह डैश खाता होगा। जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि, ना कम ना ज्यादा, निश्चित राशि जमा करता है तो यह खाता किस प्रकार का होगा? ये खाता होगा रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। Arya has joined a new company. They want him to open a desk account so that they can credit his salary। आर्य एक नई कंपनी में शामिल हो गए हैं। वे चाहते हैं कि वह एक डैश खाता खोले ताकि वे उसका वेतन जमा कर सके। वे खाता खोलना चाहते हैं ताकि वे जो कंपनी से जो भी सैलरी मिले वह उसमें जमा कर सके। तो ये किस प्रकार का खाता होगा? करंट अकाउंट, चालू खाता खोलेंगे ताकि वे अपना जो वेतन है वह उसमें जमा कर सके। अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा। वह यह विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है? अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा। अब देखो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया तो 10 रुपए, 12 रुपए, मतलब होते ही रहते हैं, दिन में 4-5 बार ऐसा होता ही रहता है। 10 रुपए, 12 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, इस तरीके के पैसे हमारे इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन अगर हमें पूरा का पूरा डिटेल देखना है कि हमारा कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, हमने कहाँ कहाँ सेंड किया है या कहाँ कहाँ से आया है, तो वे कैसे देख सकेंगे? किसके द्वारा देख सकेंगे? पासबुक के द्वारा ही तो देख सकेंगे, राइट? पासबुक के द्वारा देख सकते हैं। पासबुक में क्या होता है? आप बैंक जाएंगे, पासबुक आपकी प्रिंट करवाई जाएगी तो पूरा का पूरा विवरण आपको आपके पासबुक में छपा हुआ मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने टाइम आपके पैसे गए हैं, कब आए हैं, पासबुक के द्वारा। ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑनलाइन बैंकिंग को डैश भी कहा जाता है। अब ऑनलाइन बैंकिंग को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग है उसको हम नेट बैंकिंग भी कहते हैं। ऑप्शन सी, नेट बैंकिंग। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन हैपन इन, वित्तीय लेन देन डैश के माध्यम से हो सकता है। अब जो वित्तीय लेन देन है वो किसके माध्यम से हो सकता है? वो हो सकता है डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल लेन देन के माध्यम से भी हो सकता है। डिजिटल लेन देन वही हमारा गूगल पे, भीम पे, ये सारी चीजें इनके द्वारा। दिशा wants to pay money to her loan account, how can she do it without going to the bank? अब यहाँ पर समझिए, दिशा अपने लोन अकाउंट में पैसे चुकाना चाहती है तो बैंक जाए बिना ऐसा कैसे कर सकती है? यहाँ पे बैंक जाए बिना करेगी यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी, राइट? तो क्या होगा? ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन ट्रांसफर। अब बैंक तो जाएगी नहीं तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगी, अपना लोन उसने चुका देगी। Indu booked her railway ticket from the website and paid using online banking. What type of transaction is it? वही सेम क्वेश्चन है। इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर दिया। भाई और वेबसाइट पर गई, अपना टिकट बुक कर दिया कि यहाँ से यहाँ मेरी ट्रेन है और जो भी पैसा था टिकट का वो भी पे कर दिया है ऑनलाइन। तो किस प्रकार का लेन देन हुआ? तो ये भी क्या हुआ? डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल लेन देन हुआ। Ravi went out shopping but he forget to carry his wallet. How can he pay for his bills? रवि खरीदारी करने निकला लेकिन वह अपना बटुआ ले जाना भूल गया। वो लेदर वाला बटुआ, समझते हो? लेदर वाला बटुआ जो है वो ले जाना भूल गया। वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है? वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है? अब बटुआ तो भूल गया लेकिन फोन तो है ना, फोन में तो भैया ये फोन पे है, आपको गूगल पे है, भीम यूपीआई है, ये सारी चीजें हैं। अब इन सब चीजों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डिजिटल वॉलेट,
डिजिटल वॉलेट के अंतर्गत आपके ये सारे जो जिनसे पेमेंट होता है, हमारा फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, ये सारी चीजें डिजिटल वॉलेट के अंतर्गत आ जाती हैं। नेट बैंकिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू नेट बैंकिंग इसके माध्यम से कंप्यूटर पर किया जाता है। जो नेट बैंकिंग है वो वेबसाइट के माध्यम से कंप्यूटर पर किया जा सकता है। ऑप्शन ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू। स्मार्टफोन पर हम डैश के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। स्मार्टफोन पर हम किसके माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बैंकिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी बैंक है उसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बीओबी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तो वहां से आप अपना बैंकिंग का पूरा कामकाज कर सकते हैं, अपना हैंडल कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। वी कैन यूज नेट बैंकिंग फॉर, हम नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं? स्टेटमेंट की जांच करना, मतलब अपना स्टेटमेंट देखना तो हमने कहाँ का ट्रांजेक्शन किया है, फंड ट्रांसफर करना, बिलों का भुगतान करना। तो नेट बैंकिंग का प्रयोग सब में है। क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जानू लॉग इनटू हर बैंक यूजिंग हर फ्रेंड्स लैपटॉप, व्हाट शुड शी डू टू द वेबसाइट। जन्नू ने अपने दोस्त की लैपटॉप का उपयोग करके अपने बैंक में लॉगिन किया, उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए? भाई जन्नू है, अपने दोस्त क्या होगी तो उसने लैपटॉप अपने दोस्त का यूज कर लिया। अब बैंकिंग की बात यहाँ पर आती है, तो बैंकिंग की बात आती है, लॉगिन किया, अच्छी बात है, अपना काम कर लिया, तो क्या करना है? भाई दूसरे का लैपटॉप है, अपना लैपटॉप होता तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का लैपटॉप है, अपने भाई बैंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर है, लैपटॉप दूसरे के लैपटॉप में है, तो सबसे पहले वहां से लॉग आउट हो जाए, उस वेबसाइट से लॉग आउट हो जाए, उसका जो भी पासवर्ड वगैरह है, आईडी पासवर्ड जो भी डलिए, लॉग आउट हो जाए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? लॉग आउट हो जाए। प्रगति डाउनलोड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल, शी शुड नॉट शेयर हर डैश विद एनीवन। प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसे अपना डैश किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मतलब प्रगति ने अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है और उसे अपना क्या साझा नहीं करना चाहिए? कुछ भी हो, पासवर्ड हो, आपका पिन हो, ओटीपी हो, कुछ भी आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। आई थिंक हमारे 150 प्लस क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में, बड़ी तरीके से हमने क्लास की आज, और आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में क्या पढ़ चुके होंगे। ये तो आपका रिवीजन था, और आप कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये मत बताइए क्योंकि मोस्टली आपने क्वेश्चन सही किए होंगे, ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, अगर 2-4 क्वेश्चन गलत हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अगर एग्जाम में होंगे तो 2-4 बार जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी इसके बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके, बस आपको देखिए क्या करना है, एक ही क्वेश्चन आपके छोटे छोटे लीजिए। 75 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल, 75 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 2 नंबर का, समझ गए हो? एक क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 2 नंबर का। ठीक है, 75 क्वेश्चन यानी कि 150 नंबर। 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और 50 क्वेश्चन आपके थ्योरी के, अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन ऐड है तो। ठीक है, 50 क्वेश्चन थ्योरी और 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। आई होप आप लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा और बढ़िया तरीके से आंसर दिए होंगे। अब बढ़िया तरीके से इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्लास को।